नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें और शेयर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक के भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में जो इन्होंने इस देश की तरक्की और उन्नति के लिए जो कुछ करना चाहिए था वो ना करके इन्होंने देश को बर्बाद ही किया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इनकी परफॉर्मेंस की एनालिसिस के लिए कुछ अलग अलग तरीके के सेक्टर चुने हैं। इकोनॉमी, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि डायरेक्ट सरकार के अंडर होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो कि गृह मंत्रालय का इशू है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो कि एक सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस संवैधानिक संस्थाएं उनको किस हिसाब से कर दिया गया है आज के समय में। ये तो धीरे धीरे इनके ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इकोनॉमिक, जो देश की इकोनॉमी है उसके ऊपर आते हैं दोस्तों। इकोनॉमी का हाल ऐसा है कि इकोनॉमी ने कुछ संकेत दिए हैं पिछले कुछ समय में, कुछ सिम्टम्स आने लग रहे हैं देश के माहौल में जो कि स्पष्ट तौर पर ये बताते हैं कि इकोनॉमी का बंटाधार हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जो डिमोनेटाइजेशन की थी इन्होंने, नोटबंदी की थी, उससे जो रूरल सेक्टर और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है। और इस डिमोनेटाइजेशन और गलत तरीके से देश की इकोनॉमी को मैनेज करने की वजह से आज महंगाई और बेरोजगारी ये उसका आफ्टर इफेक्ट है दोस्तों। जो महंगाई और बेरोजगारी एक तरह से बहुत अधिक एक सीमा को पार कर चुकी है, वो इसी चीज का संकेत है कि इन्होंने इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से मिसमैनेज किया है, बहुत ही बुरी तरह से मैनेज किया है, बहुत ही घटिया तरीके से मैनेज किया है। उस घटिया तरीके से मैनेज करने के कारण हुआ ऐसा है कि जो कर्ज भारत के ऊपर पिछले आज़ादी से 65-70 साल में 2014 तक जो कर्जा 54 लाख करोड़ हुआ था पूरे देश के ऊपर, जिसमें सारी सरकारें आ गई, जिसमें कांग्रेस की सरकारें भी आ गई, इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें भी आ गई, सब तरह की सरकारें आ गई और बहुत तरक्की की है उस समय पे देश ने। ऐसा भी नहीं है कि उस समय में कोई काम नहीं हुआ, बहुत जीरो से लेकर के काम देश को ऊपर लेकर के आए गए ये सारे प्रधानमंत्री। लेकिन इन 10 सालों में इस कर्ज को 4 गुना बढ़ा दिया गया। 205 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज हो चुका है आज के समय में, 4 गुना सिर्फ इन 10 सालों में। और ऐसा कोई अभूतपूर्व काम, इतना अभूतपूर्व खर्चा नहीं किया इन्होंने आने के बाद, ऐसी कोई बहुत बड़ी वॉर नहीं हुई है। जबकि जो 54 लाख करोड़ है उसमें पाकिस्तान से कितनी बार युद्ध हो चुका है, चीन के साथ युद्ध हो चुका है, बड़े बड़े संकट आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े आर्थिक संकट, 1991 का आर्थिक संकट भी आ चुका है, 2008 की आर्थिक मंदी भी उसके अंदर आ चुकी है। तो उन सब को झेलते हुए भी पिछले जो प्रधानमंत्री थे जितने भी आए उन्होंने कर्जे को कंट्रोल में रखा, लेकिन हमारे इस प्रधानमंत्री ने कर्जे को बेतहाशा बढ़ाया है। जबकि ऐसी कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है देश के ऊपर कि इतना कर्जा हो जाए। रेलवेज का सत्यानाश हो चुका है। रेलवे के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स को जो मिलता था कंसेशन वो खत्म कर दिया गया है, छोटे बच्चों को जो कंसेशन मिलता था वो खत्म कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपए से बढ़ा करके 50 रुपए कर दी गई है। टिकटों के रेट बहुत महंगे कर दिए गए हैं। उसके बावजूद भी रेलवे घाटे में है और आए दिन मेंटेनेंस पे कोई खर्चा खास हो नहीं रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट अभी खाली है रेलवेज के अंदर और इसी वजह से आए दिन रेलवे के बड़े बड़े एक्सीडेंट सामने आते हैं और रेलवेज के अंदर कोई खास हमें दिखाई नहीं दिया कोई इंप्रूवमेंट रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी तरह की फंक्शनिंग में। अब जो अगली बात है वो देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में क्या किया है। एजुकेशन सेक्टर को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। पिछले 5 सालों में 43 बार पेपर लीक हुए हैं।
और इन 43 पेपर लीक होने में 2.25 करोड़ सीधे सीधे बच्चों का, युवाओं को प्रभावित किया है इन पेपर लीक ने। गवर्नमेंट जॉब्स खाली पड़ी हैं, पोस्ट खाली पड़ी हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है, और बच्चे दिन प्रतिदिन ओवरेज होते जा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है। हालात ये है, बेरोजगार बच्चे रोज डेली के 2 बच्चे बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के अंदर, रोजगार ना होने की वजह से। और रोजगार का मतलब मेरा ये है कि उनकी एजुकेशन के हिसाब से रोजगार ना होने की वजह से। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, रोजगार तो चलो एक अलग बात है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा युवा एक्सपेक्ट करता है कि उसके एजुकेशन के हिसाब से उसको जॉब मिले। तो एजुकेशन सेक्टर का भट्ठा बैठा दिया गया है। जितने भी यूनिवर्सिटीज के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, या जहां पर भी डबल इंजन की सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी बीजेपी के पास है, वहां पर ज्यादातर जो वीसीज हैं वो कम पढ़े लिखे और संघ की विचारधारा से मेल खाते हुए, संघ की शाखाओं में से आए हुए हैं, जिनको कुछ नहीं पता एजुकेशन के बारे में, और उनके हाथ में एक तरह से उन यूनिवर्सिटीज का मैनेजमेंट दे दिया गया है, जो कि यूनिवर्सिटीज को अपनी मनमर्जी के तौर पर चला रहे हैं। इतना बुरा हाल कर दिया गया है इस देश के अंदर एजुकेशन के मामले में, इतना भद्दा मजाक किया गया है जनता के साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर आज तक कोई क्लियर कट, कोई गाइडलाइंस नहीं है, किसी के कोई कुछ समझ रहा है, उनको कोई कुछ समझ रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, बहुत बुरा। कितनी इन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई है, कितना इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के क्षेत्र में डेवलप किया है, उसके मामले में ये बिल्कुल जीरो है। 10 साल सरकार चलाने के बाद ये अपने चुनावी रैलियों के अंदर इस बात का कोई जिक्र नहीं करते कि हमने एजुकेशन सेक्टर में क्या काम किया है, और ना ये जिक्र करने के लायक। हेल्थ सेक्टर में कितने एम्स बनाए हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस इन्होंने बनाए हैं, कितना इन्होंने काम किया है? कोई काम नहीं किया दोस्तों। कोई अभूतपूर्व ऐसा काम नहीं दिखाई देता है इन 10 सालों में जो इन्होंने किया हो हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर के अंदर कोरोना वैक्सीन के और कोरोना के ऊपर इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसका अभी खुलासा होना बाकी है। बाकी कर्नाटक के अंदर बीजेपी के एक नेता ने खुलासा किया था कि सिर्फ एक कर्नाटक के राज्य में, जहां पर डबल इंजन की सरकार थी, 40,000 करोड़ का कोरोना के मैनेजमेंट में घोटाला किया गया। और पूरे देश में किस हद तक, किस स्तर तक घोटाला हुआ होगा, किस स्तर तक करप्शन हुआ होगा, तो ये आप समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, संवैधानिक संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे कि ईडी, सीबीआई, जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक तरह से बेलगाम हो चुकी हैं। वे इनके इशारों पर काम करती हैं, जैसे कि ये उनको अपनी जेब से तनख्वाह देते हो, पब्लिक का पैसा बहाया जा रहा है उनकी तनख्वाह और उनके खर्चे उठाने में, लेकिन काम वो जनता के लिए ना करके इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए करती हुई दिखाई देती है। ऑपोजिशन पे बेखाम के, बिना बात के करप्शन के चार्जेस लगा करके उनको जेल में डालना, और जो एक्चुअल करप्शन जहां हो रहा है, पेपर लीक के मामले में खुलेआम करप्शन हो रहा है, उन चीजों को ये कितनी संस्थाएं कितने छापे मार रही हैं, कितनी रेड मार रही हैं, ये कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जहां भी छापा मारेंगे वो बीजेपी से संबंधित मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की मिली भगत के कारण ही आज ये हाल है कि हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। जितनी भी संवैधानिक और सरकारी संस्थाएं हैं उनको बर्बाद कर दिया गया है इस व्यक्ति के द्वारा। उनको इस तरह से निस्तनाबूद कर दिया गया है कि अब वो अपने दम पर काम करने लायक नहीं बची हैं। ये कुछ ऊपर से ऑर्डर दे देते हैं तो काम कर लेती है, अन्यथा वो बैठी रहती हैं, इनके आदेशों का इंतजार करती। वे स्वैच्छिक रही ही नहीं, उनके अंदर स्वेच्छा वाली भावना रही ही नहीं। करें क्या वो? क्योंकि जो ये ऑर्डर देते हैं वही काम करते हैं, अन्यथा वो कुछ काम नहीं करते, इन्हीं की मंशाओं को पूरा करने में लगी हुई हूँ। अब आते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है इस देश के अंदर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मणिपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, हरियाणा के अंदर दंगे हुए, जातीय संघर्ष जो कि इनके ही नेताओं के द्वारा भड़काए गए थे। जहां पर भी आज आप ये समझ लीजिए, मणिपुर पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया उसको धधकते हुए, जलते हुए, लेकिन ये आज भी वहां हिंसा हो रही है, लेकिन ये उसको रोक पाने में असमर्थ है। तो आप ये समझ लीजिए, एक छोटा सा राज्य इनसे संभल नहीं रहा है, वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इनसे काबू में नहीं आ रही है। बाकी देश का तो दोस्तों कहना ही क्या है कि ये बिल्कुल हर चीज के अंदर फेल साबित होने लग रहे हैं। व्यापम घोटाला,
अगर करप्शन की बात करें हम, इलेक्टोरल बॉन्ड ने जितना करप्शन उजागर किया वो ठंडे बस्ते में पड़ा है। वो कभी रिजीम चेंज होगा गवर्नमेंट का तो शायद उस पर कुछ कार्रवाई हो। व्यापम घोटाले को दबाने के लिए, जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखता है, उस घोटाले को दबाने के लिए 40 हत्याएं हो चुकी हैं अब तक। कौन करवा रहा है? जाहिर सी बात है, जो इस घोटाले को उजागर होने से जिसको नुकसान होगा वो करवा रहा है। सीधी सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है। बुरा हाल है दोस्तों, बुरा हाल। बुलडोजर लेके किसी का भी घर गिरा दिया जा रहा है, किसी को भी बिना नोटिस के उसकी डिमोलिश कर दी जा रही है उसकी बिल्डिंग। जिसके साथ भी कोई भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, नफरत करते हैं उससे ये लोग, उसके लिए अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हैं उसके खिलाफ। न्यू क्रिमिनल लॉज, नए क्रिमिनल लॉज जो ये लेकर के आए हैं वो पुलिस स्टेट बनाने की तरफ लेकर के जाएंगे। पुलिस को पावर बहुत ज्यादा दे दी गई है। पुलिस को इतनी पावर दे दी गई है कि अगर पुलिस चाहे तो किसी निर्दोष को भी बहुत परेशान कर सकती है अपने लेवल पर भी। कोर्ट की जो जजेस की पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको काफी हद तक कम किया गया है उनमें। और आप ये समझ लीजिए अब पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस गुत्थी को सुलझाने में ही लगा रहेगा कि इसमें खामियां क्या हैं। अभी जिस दिन ये लागू हो जाएंगे तभी से आप देख लेना सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशंस लगनी जारी हो जाएंगी। और इन क्रिमिनल लॉज के लिए भी मैं आपको आज से ही बता देता हूं, लोग सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉज भलाई के लिए नहीं लेकर के आए गए हैं। ये अपने खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, जैसे किसान आंदोलन के टाइम पे किसानों की आवाज उठ रही थी, ऐसी आवाजों को दबाने के लिए नए क्रिमिनल लॉज लेकर के आए गए हैं। किसान और जवान दोनों को बर्बाद करने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों का हाल आपने देख ही चुके हैं कि 700 किसान तो पहले आंदोलन में मर चुके हैं और उसके बाद भी किसान आज भी आंदोलनरत हैं। इन्होंने जो वादे किए थे किसानों के साथ, उनके ऊपर कोई इन्होंने काम नहीं किया, बल्कि जो इन्होंने वादे किए उससे उल्टा ही किया। इन्होंने किसानों के साथ उल्टा व्यवहार किया। अब किसानों की हालात ये है कि किसान सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। एक एक साल हो जाते हैं यूपी के अंदर किसानों को गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती। गन्ने की पेमेंट एक एक साल तक पेंडिंग रह जाती है और उसके बाद जब दी भी जाती है तो ब्याज उस हिसाब से नहीं दिया जाता, ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता जो कि होना चाहिए। तो किसान को खेती के अंदर दिन प्रतिदिन नुकसान का सामना करना पड़ रहा है इनकी नीतियों की वजह से। अग्निवीर जैसी योजना लेकर के जवानों को खत्म किया जा रहा है। पहले बेरोजगारी बढ़ाई गई एक विधिवत एक षड्यंत्र के तौर पर। अब इतनी बेरोजगारी हो गई है कि 4 साल की नौकरी करने के लिए, जो कि ठेके पे है, उस नौकरी को करने के लिए भी बच्चे जो है वो, मतलब आप ये समझ लीजिए, उसके लिए भी लाइन में लगे हुए हैं। ये युवाओं के साथ एक बहुत भद्दा मजाक किया है इन्होंने, 4 साल की नौकरी करके उनको रिटायर करने का। अग्निवीर जैसी शर्मनाक और बेहुदी जो ये लेकर के आए हैं स्कीम समाज के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, ये ना सिर्फ उन बच्चों के साथ मजाक है जो कि अग्निवीर बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं या जो सपना देख रहे हैं सेना में भर्ती होने का, बल्कि इस देश के हर नागरिक के साथ मजाक है। क्योंकि इस देश की सुरक्षा सैनिकों के हाथ में ही है, हमारे देश की सेना के हाथ में ही है। और वहां पर अगर कम अनुभव के और नए बच्चे जो कि 6-6 महीने की ट्रेनिंग करके वहां पर तैनात होंगे, तो कल को अगर कोई ऐसा संघर्ष, कुछ ऐसी स्थिति आती है जहां पर कि तजुर्बे की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हमारा ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और इस बात की इन लोगों को, खास करके प्रधानमंत्री और अमित शाह को, कोई चिंता नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसका हर बार ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने विदेश में डंका बजा दिया भारत का, उसके हालात ऐसे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों को देखें तो चाइना ने जो जमीन कब्जाई है अब तक वो उसको नहीं छुड़ा पाए हैं। अब तक उनके डिप्लोमेटिक जो इनकी टॉक्स हैं, जो इनकी वार्तालाप है डिप्लोमेटिक, वो फेल साबित हुई हैं। उसके बाद बर्मा जैसा जो भूटान जैसा जो देश है वो चाइना की गोद में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन पहले भी था, आज भी है और वो आगे भी रहेगा, उससे कोई उम्मीद है नहीं हमें। श्रीलंका और मॉरिशस हमारे से दूर जा चुके हैं और चाइना के नजदीक जा चुके हैं। और चारों तरफ से, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं, चाइना ने चारों तरफ से हमारे को एक तरह से घेर लिया है। जो हमारे कल को पहले हमारे नजदीक हुआ करते, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क, उसमें नेपाल भी शामिल है। नेपाल भी आज हमारे अच्छे संबंध नहीं है नेपाल से। उन सारे देशों को चाइना के नजदीक पहुंचाने में नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल जो नीतियां हैं, जो
अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। इनके सत्ता में आने से पहले नेपाल से हमारे अच्छे संबंध थे, चीन से भी हमारे ठीक ठाक संबंध थे, भूटान से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, श्रीलंका से हमारे संबंध अच्छे थे और मॉरिशस से हमारे संबंध अच्छे थे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, आज हालात ऐसे नहीं हैं बिल्कुल भी। और रही बात ये डंके की दोस्तों, तो ये सिर्फ एक शो जिसको हम फिल्मी ड्रामा बोल सकते हैं, बाहर जा करके और उसकी रील्स बना करके, उसके वीडियोस बना करके सारा दिन मीडिया उसको चिल्लाता रहता है कि देखो नरेंद्र मोदी ने बाहर जाके डंका बजा दिया, जबकि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को बाहर उन इज्जत भरी नजरों से नहीं देखा जाता जो कि देखना चाहिए। उनको एक सनकी और एक तानाशाह के रूप में ही बाहर दूसरे देशों के द्वारा देखा जाता है। आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि हम दूसरे देश में गए थे, हम क्या करने गए थे, हम क्या करके आए हैं, क्या हम एग्रीमेंट साइन करके आए हैं, हम क्या चीज ले करके आए हैं भारत के लिए, क्या हमने भारत का फायदा करवाया है अपनी विदेशी यात्राओं द्वारा। पहले के प्रधानमंत्री क्या करते थे कि जाने से पहले बता के जाते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते थे कि हम इस मकसद से बाहर जा रहे हैं, और आने के बाद ये बताते थे देशवासियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम वहां जाकर के भारत के लिए ये फायदेमंद सौदा करके आए हैं दूसरे देशों के साथ, हम ये काम करके आए हैं, जबकि ऐसा ये बिल्कुल नहीं बताते। आधी ट्रिप्स तो इनकी ऐसी हैं जहां पर कि ये अडानी का जो है बिजनेस सेट करते घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये बिजनेस सेट करके आए हैं, ये श्रीलंका में भी इन्होंने बिजनेस सेट किया है जा जाके बार बार। इजराइल के अंदर जो बंदरगाह है वो इन्होंने उसका जो रीडेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी को दिलवाया है। बांग्लादेश के अंदर जो इन्होंने रिस्ट्रक्चर ऑफ जो ये इनकी बॉर्डर था उसके अंदर 7,000 एकड़ जमीन जो इन्होंने दी है बांग्लादेश को अपने देश की, वो उस एग्रीमेंट के तहत दी है, जिसके बदले में अडानी को इलेक्ट्रिसिटी का बेचने का, बांग्लादेश में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लेकर के आए हैं। तो ये बाहर जो जा रहे हैं ये अडानी अंबानी का बिजनेस सेट करते हुए घूम रहे हैं, और इनका इस देश के साथ मेरे को नहीं लगता कोई खास इन देश के फायदे के अंदर कोई काम किया है इन्होंने। विदेशी निवेश के नाम पर इन्होंने कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की है। जितने भी हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत पहले सरकारी कंपनियां जो बहुत पहले हुआ करती थी, जो मेहनत करके पहले के प्रधानमंत्रियों ने और सरकारों ने बनाई थी, उसको कहीं ना कहीं निजी हाथों में औने पौने दामों में इन्होंने हाथ में अडानी के और जो प्राइवेट सेक्टर के जो और उद्योगपति जो इनके मित्र हैं उनके हाथ में सौंप दिए हैं। इस इलेक्शन के बाद क्या हुआ है, अभी अभी में रिसेंटली 5 साल के लिए कलकत्ता के पोर्ट को अडानी को सौंप दिया गया है। उसके बाद जो पेपर लीक की घटनाएं आपके सामने आ ही रही हैं। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा शुरू हो चुकी है, एक बार फिर से हिंसक संघर्ष शुरू हो चुका है, वहां पर दोबारा हिंसा छिड़ चुकी है, जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा है, ये आरोप लगाया है जो कि बीजेपी का ही है। उसने स्पष्ट आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का मणिपुर की समस्याओं पर कोई ध्यान है ही नहीं। और जो 3 पेपर लीक हुए हैं, एक नीट का, एक नेट का जो कि एनटीए करवाती है, और एक नीट पीजी का स्थगित किया है इन्होंने पेपर, और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ है जिसे कि रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी किस चीज के अंदर व्यस्त रहते हैं ये आपने देखा होगा, फोटो शूट में व्यस्त रहते हैं। अभी भी वो कहीं योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फोटो शूट करवा रहे हैं, कहीं किसी जगह समाधि लेकर के बैठे हुए हैं, कहीं मंत्र जाप करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं मंदिरों में दौरा करते हुए दिखाई देते हैं। क्या हमने प्रधानमंत्री इन कामों के लिए चुना था? क्या हम जो इतना खर्चा हमारा देश के जो राजस्व में से इस प्रधानमंत्री को पालने के लिए इतना खर्चा कर रही है हमारे देश की जनता, क्या इन्हीं कामों के लिए किया था क्या हमने? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। और इस व्यक्ति की इतने ड्रामेबाजी देखने के बाद भी मुझे इस देश की जनता के ऊपर तरस आता है, इस देश के जनता के विवेक पर तरस आता है कि उन्होंने इतना होते हुए भी इनको 240 सीट देने का काम किया है। मेरे हिसाब से ये 40 सीट भी डिजर्व नहीं करता, इतना बुरा प्रदर्शन करने के बाद। जो ये 205 लाख करोड़ का कर्जा जो चढ़ा है, ये हर देशवासी के ऊपर बराबर वितरित होगा। कल को जब इसको उतारना पड़ेगा या इसका ब्याज चुकाना पड़ेगा इस कर्जे का, तो आपके राजस्व से ही दिया जाएगा और आपके ऊपर टैक्स की भरमार की जाएगी, आप पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, और वो हर इंसान, हर व्यक्ति, हर वोटर,
हर इस देश का नागरिक वहन करेगा उस खर्चे को। जो इन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत जो नई संसद बनाई, पूरा 20,000 करोड़ से ज्यादा की लागत का जो ये सारा अपना प्रधानमंत्री का आवास बनवाया और ऐशो आराम की चीजें बनवाई अपने लिए, उन चीजों की क्या जरूरत थी? कोई इनसे पूछता नहीं है। मीडिया इस देश का बिक चुका है इनके हाथों। मीडिया का फर्ज ये बनता था इनसे पूछने का कि इन चीजों की ऊपर खर्चा करने की जरूरत क्या है। लेकिन दोस्तों पूछे कौन? अगर विपक्ष इस बात पे आवाज उठाता है तो मीडिया उसको काटने को दौड़ता है, एक पागल कुत्ते की तरह। और मीडिया ने जो अपना हल कर लिया है दोस्तों, मीडिया इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि इनका दलाल है, वो मेरे हिसाब से इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। इस देश की बर्बादी के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा हाथ इस मीडिया का है, जो कि सुबह शाम इनके अमित शाह और मोदी के मंत्रों का जाप करने में लगाए रहता है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की पेशकश। थोड़ा सा हो सकता है आपको ये जो वीडियो है ये थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन दोस्तों सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई सुनने का मादा रखिए। आगे और आने वाले समय में आपको ऐसी बातों का आपको पता चलेगा दिन प्रतिदिन, क्योंकि शासन और प्रशासन इनके हाथ से निकल चुका है, कोलैप्स कर चुका है सारा सिस्टम धराशायी हो चुका है। और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब श्रीलंका वाला हाल हमारे देश का होने जा रहा है। आज हम पाकिस्तान के ऊपर हंसते हैं, हो सकता है कल को पाकिस्तान के नागरिक हमारे ऊपर हंसे और आप उस हंसी को देख करके आप ये कहो कि ये बर्बादी किसने की। तो दोस्तों इस बर्बादी के अंदर हमारा उतना ही हाथ है जितना कि नरेंद्र मोदी का, क्योंकि चुन के हमने ही भेजा इनको संसद तक। ये अपने आप जाकर के जबरदस्ती नहीं बैठ गए, हमारे जैसे व्यक्तियों ने वोट दिया इसको। तो कृपया करके इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दें और इस तरह का काम करें कि आने वाले समय में बैलेंस ऑफ पावर रहे, सत्ता का शक्ति का संतुलन बना रहे, मजबूत अपोजिशन हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, इतनी मजबूत अपोजिशन हो कि वो इनको गलत किसी भी सत्ता पक्ष को गलत काम करने से रोक सके। यही मेरा आज का मैसेज था दोस्तों। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।